Hi everyone. Today we are going to study figure of speech and figure of speech means अलंकार होता है और इसको एब्रिविएशन में शॉर्ट में आप FOS भी बोलते हो, फिगर ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या होता है? जेवरात, मतलब सोने चांदी या और मेटल्स के बने हुए आभूषण को जेवरात कहा जाता है। और वो क्या करता है, आभूषण क्या करता है, किसी लेडी की सुंदरता को बढ़ाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ ये हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारी भाषा को डेकोरेट करता है। भाषा मतलब जो हम बोलते हैं ना, वो क्या होता है, उसको इम्प्रेसिव बनाता है। जिसके सामने हम बोलते हैं वो इम्प्रेस हो जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर उसके पास पर्सन हो या पर्सोना, व्यक्ति हो या व्यक्तिवा, दोनों को बोलने का अंदाज होना चाहिए। अपनी भाषा को संगठित और बहुत ही संस्कार और अलर्ट और बहुत ही कल्चर्ड मैनर में एक्सप्रेस करना होता है, सो द नेक्स्ट पर्सन कुड इम्प्रेस यू। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये हमें अच्छा बोलना सिखाता है, हमें अपनी भाषा को बहुत ही सुंदर तरीके से किसी के सामने पेश करना सिखाता है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ सीखने जा रहे हैं कि जिस तरह से सोना चांदी के जो जेवरात होते हैं वो किसी लेडी की सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन ये जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारी भाषा के सुंदरता को बढ़ाता है। और ये किसी भी एज ग्रुप का कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का, किसी भी रंग का व्यक्ति हो, वो सभी की लैंग्वेज को खूबसूरत बनाता है। तो दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। उम्मीद है फिगर ऑफ स्पीच से आपको मतलब समझ में आ गया कि फिगर ऑफ स्पीच एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये रही बात फिगर ऑफ स्पीच की, अलंकार की। और इसके टाइप्स हैं आपके पास सिमिली, मेटाफर, एपोस्ट्रॉफी, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया। ये नाम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही विकट है और लोगों को बड़ी जल्दी याद होता है। ओनोमेटोपोइया कोई नहीं बोलता, क्योंकि जो नाम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है ना, वो जल्दी याद होता है। और इसको लर्न करने के लिए आप 3 भागों में तोड़ सकते हो, ओनोमेटोपोइया। और आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट है एपिग्राम, और फिर है आयरोनी, फिर है पन, फिर है मेटोनमी, फिर है सिनब्ड, और फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट, उसके बाद है लिटोटेस, फिर है इंट्रोगेशन, फिर एक्सक्लेमेशन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स एंड एलिट्रेशन। तो दीज आर बेसिकली एंड एडवांस फिगर ऑफ स्पीच जस्ट रिटन बिफोर यू। तो हम लोग एक एक करके बात फटाफट कर लेते हैं। और ये फिगर ऑफ स्पीच आपको 9th to डिग्री और उसके बाद PG क्लास में भी आपके यूज होंगे। अगर आप इसको ध्यान से एक बार मन से सुनते हैं तो आपको 9th क्लास से लेकर के आपको डिग्री और फिर PG में कभी भी इसको पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। ये लाइफ टाइम के लिए आपको रट जाएगा कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन भी आपको लर्न हो जाएगी। डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े आपके बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो यू कैन सेल्फ क्रिएट द डेफिनेशन ऑफ दिस। आइडेंटिफिकेशन मस्ट है, आइडेंटिफिकेशन का पहचान लेते हो तो आपको डेफिनेशन क्रिएट करना सेल्फ आ जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड सिमिली। हम लोग सिमिली की बात कर रहे हैं। सिमिली के साथ में हम दूसरा एक और ले लेते हैं, मेटाफर, क्योंकि इन दोनों में बराबर का रिश्ता है, सिमिली और मेटाफर। सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार जानते हैं, इसको उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड उपमा अलंकार। मैंने बताया अलंकार मतलब जेवर, ठीक है, ये भाषा का जेवर है ना, ये हम जो बोलते हैं उसके सौंदर्य को क्रिएट करता है। और जबकि मेटाफर की हिंदी होती है रूपक अलंकार। दिस इज कॉल्ड रूपक अलंकार। तो सिमिली की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे? जब भी किसी पोएट्री में या किसी भी लिटरेरी लैंग्वेज या लिटरेरी लाइंस में सिमिली आता है तो हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो वहाँ से सीधा सा तरीका है, इफ एनी स्टेटमेंट कंटेन्स, इसकी अगर किसी भी सेंटेंस में आपका एज है, लाइक है,
सो है, देन है, अगर आता है तो दैट इज सिमिली। बहुत सीधा सा पहचान है, किसी भी एनी स्टेटमेंट्स बिलोंग्स एज लाइक सो देन दैट इज कॉल्ड सिमिली। किसी भी स्टेटमेंट में आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल में होली के अवसर पर अक्सर लड़के है ना अपने जानने वाले के पास जाते हैं तो ये सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस ये बोलते हैं, शी इज लाइक माई सिस्टर, ये मेरी बहन जैसी है। थोड़ी सी बात, शी इज लाइक माई सिस्टर, यहाँ पर लाइक आ गया तो क्या हो गया, दिस सेंटेंस बिलोंग टू सिमिली। इस वाक्य में उपमा अलंकार हो गया है ना। एज द सन सो द डार्कनेस डिसअपियर्स, जैसे ही सूरज निकला सारे अंधकार दूर हो गए। तो किसी भी स्टेटमेंट में हर चीज आर लाइक टोमेटो, उसके गाल लाल लाल टमाटर जैसे। तो जब भी सेंटेंस में हम लोग लाइक एज सो देन इस्तेमाल करते हैं दैट इज सिमिली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप एक सेंटेंस में लिखा सी इज लाइक माई सिस्टर, वह मेरी बहन जैसी है, बहन नहीं है बहन जैसी, आपने यहाँ पर लाइक इस्तेमाल किया तो दैट सेंटेंस बिलोंग सिमिली। लेकिन जब आप मेटाफर में आते हो तो मेटाफर में भी इसी तरह के इसी के अंदाज में ही इसके डेफिनेशन क्रिएट होती है। अब यहाँ पर अगर हम लिखें सी इज लाइक माई सिस्टर को अगर हम लोग मेटाफर के रूप में क्रिएट कर दें तो हो जाएगा सी इज माई सिस्टर। आप किसी गैर लेडी या लड़की को जब आप सिमिली के अंदाज में बोलते हो तो बोलते हो सी इज लाइक माई सिस्टर, लेकिन जब आप मेटाफर के अंदाज में बोलते हो तो वो सेंटेंस हो जाता है सी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। मतलब यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन है, यहाँ पर कच्चा है, 80% का चक्कर है यहाँ पर। इसका मतलब आप यहाँ पर रिश्ते को चेंज कर सकते हो लेकिन यहाँ पर रिश्ता चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा वो मेरी बहन जैसी नहीं, वो मेरी बहन ही है। खासकर होली में लड़के ऐसा बोलते हैं, समझ गए, अपनी रियलिटी को छुपाने के लिए। तो मेटाफर जो होता है रूपक अलंकार के रूप में क्या होता है, तुलना इसमें भी की जाती है, तुलना इसमें भी की जाती है। मतलब आप कह सकते हो कि सिमिली में तुलना की जाती है, तुलनात्मक शब्द आते हैं और वो तुलनात्मक शब्द एज लाइक सो देन आते हैं। जबकि मेटाफर में भी तुलना किया जाता है दो चीजों के बीच में। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ठीक है, ए फॉर अमन बी फॉर बबीता। अगर इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है, उस सिमिलरिटी को या डिसिमिलरिटी है जिसको हम लाइक एज सो देन से रिप्रेजेंट करते हैं तो सिमिली होगा। लेकिन मेटाफर में जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसमें लाइक एज सो देन नहीं आता। मतलब इसमें लाइक एज सो या देन बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे हमने इसमें मतलब किसी लेडी की तुलना हम लोगों ने करी थी मगर वहां पर कंपैरिजन होते किया, लेकिन उसमें कंपेयरिंग वर्ड्स नहीं आया। जैसे बोला जाता है लाइफ इज लाइक अ स्टेज, जब बोलते हो लाइफ इज लाइक अ स्टेज तो आपका सिमिली होता है। जब आप बोलते हो लाइफ इज अ स्टेज, जिंदगी रंगमंच है, तो आपका मेटाफर हो जाता है। तो याद रखिए तुलना दोनों में की जाती है। जब सिमिली के डेफिनेशन बोलते हो तो आप ये बोलते हो दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है, तुलनात्मक शब्द आते हैं तो उन्हें सिमिली कहे जाते हैं। जब दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है और तुलनात्मक शब्द नहीं आते हैं तो मेटाफर होता है। इसको इंग्लिश में बोलोगे सिमिली में, ये ना सिमिली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, which have at least one point common. It is denoted by the comparing words like, as, so then. जबकि मेटाफर के डेफिनेशन होती है कि मेटाफर इज एन फिगर ऑफ स्पीच which is also compared between two objects but having no any comparing words. यानी मेटाफर में भी चीजें तुलना की जाती है बट इसके अंदर तुलनात्मक शब्द नहीं होते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। इट्स क्लियर एवरीवन? Any queries or any questions from anyone? So that's all. तो सिमिली और आपका सिमिली और मेटाफर की बात खत्म हुई, ठीक है। या सिमिली में आपको तुलना करनी है, मेटाफर में तुलना करनी, बस सिमिली में आपको तुलनात्मक शब्द की जरूरत है और मेटाफर में तुलनात्मक शब्द की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज डन। सिमिली आपका हो गई, मेटाफर हो गया। नाउ वी टॉकिंग अबाउट एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE। एपोस्ट्रॉफी को हिंदी में, एपोस्ट्रॉफी को विस्मय बोधक अलंकार कहा जाता है। हिंदी में इसको विस्मय बोधक अलंकार कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये वाली साइन ऑफ
एपोस्ट्रॉफी। ये साइन ऑफ एपोस्ट्रॉफी, किसी भी स्टेटमेंट में अगर इस तरह का साइन आता है तो आपका एपोस्ट्रॉफी हो जाता है। जैसे जूलियस सीजर के मरने के बाद एक प्ले है जिसका नाम है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो नायक अगर वो मर जाता है उसके बाद जो है उसके जो विरोधी है उसके मरने के बाद उसका इतना खौफ होता है कि वो उसको बोलते हैं ओ जूलियस सीजर, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, मतलब हे जूलियस सीजर तुम आज भी शक्तिशाली हो। और आखिरी में वाला साइन है, मतलब वो इतना पावरफुल होता है कि उसके शत्रु उसके एनिमीज उसको मार देते हैं, उसके बाद भी मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को बोलते हैं ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइटी एट। गांव में जब आप देखते हो कोई बुढ़ऊ मर जाते हैं तो बुढ़िया जाके बुढ़ऊ की छाती पीट पीट करके रोती है, बुढ़ऊ तुम चले गए हो, हमका छोड़ ही गए हो। तो वो क्या है ना, वो बुढ़ऊ ऐसे हैं, मरे हुए बुढ़ऊ ऐसे हैं जैसे बुढ़िया को लग रहा कि बुढ़ऊ जिंदा हो। मतलब ये होता है कि एपोस्ट्रॉफी को, मतलब एपोस्ट्रॉफी में सीधा सीधा आप समझो कि इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है जैसे कि सामने वाला बंदा जिंदा हो। और वो बंदे नहीं हो, वो आपका कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई डेड भी हो सकता है, कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। ठीक है, आप इसी पंखे को ही एड्रेस करके सकते हो, पंखा महाराज चल जाओ ना, तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि पंखा जीवित हो। तो इस दशा और सामने हमारे खड़ा, हाँ शर्त है कि इसमें व्यक्ति जो भी चीज हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जगह हो, या चाहे वनस्पति हो, या फिर कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा हो, उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया जाए जस्ट लाइक उसमें जानो हमारे सामने खड़ा हो, दैट इज द एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, इसी को हिंदी में आप संबोधन, इसको संबोधन अलंकार भी कह सकते हो। इसमें किसी को संबोधित किया जाता है। अपने गांव में देखा होता है कोई जो ठाकुर दबंग किस्म के होते हैं, दारू ज्यादा हो जाती है तो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, और अगर उनके सामने कोई पेड़ आ जाता है या कोई और चीज आ जाती है तो उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो वास्तव में जिंदा हो के हट जाओ, मैं फला जगह का ठाकुर हूं, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। लाइक दिस, इस तरह की जब सिचुएशन क्रिएट की जाती है तो दैट इज एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, हाँ वो मे भी संडीला हो सकता है, मे भी कहीं भी हो सकता है। आफ्टर दैट हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनिफिकेशन की। लोगों पर्सनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, PERSONIFICATION। पर्सनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मानव से बनाया गया मानवीकरण अलंकार, पर्सन से बनाया गया पर्सनिफिकेशन। मतलब इसमें आप कह सकते हो जो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग निर्जीव, नॉन लिविंग को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि वो लिविंग हो, नॉन लिविंग को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे लिविंग हो। ठीक है, अब फूल है ना, फूल को डिस्क्राइब किया था, द फ्लावर्स आर लाफिंग इन द गार्डन, फूल बगीचे में हंस रहे हैं। आप बोलते हो लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। अब प्यार अंधा कहाँ होगा, इंसान अंधा होता है, मनुष्य अंधा होता है, लेकिन जो काम मनुष्य का है, जो गुण अवगुण मनुष्य के होते हैं, अगर हम निर्जीव या किसी भाववाचक या किसी अव्यवस्थित या किसी अनुपस्थित या फिर किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि वो मनुष्य का अवगुण या अवगुण हो, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। ठीक है, आप बोलते हो एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, एंजाइटी ANXIETY, एंजाइटी माने व्याकुलता, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर व्याकुलता बैठी है। मतलब ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे कि कोई लड़की उसके चेहरे पर बैठी हो। तो यहाँ पर आप ये समझो कि पर्सनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम निर्जीव को सजीव जैसा वर्णन करते हैं, जबकि एपोस्ट्रॉफी में हम किसी भी निर्जीव या अब्स्ट्रैक्ट में नहीं भाववाचक होता है, जिसको हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट। तो चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या कोई पेड़ हो या कोई और चीज हो, है ना, डेड हो, मरा हो, वो जिंदा ना हो, ओवरऑल है ना, मनुष्य की तरह चलता ना हो। ठीक है, वो जैसे हमारे सामने होता है। बस अंतर इसमें, कुछ लोग पूछते हैं कि एपोस्ट्रॉफी पर्सनिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो हम बता दें एपोस्ट्रॉफी में है ना किसी व्यक्ति को सजीव के रूप में संबोधित किया जाता है जैसे कि वो सामने खड़ा हो। जैसे मैंने कहा कि वो ड्रंकर्ड ठाकुर की बात करी है ना, जो शहर से कस्बे से पी के अपने गांव में जा रहा, रास्ते में पेड़ आ गया, पेड़ को हटका रहा। ठीक है, उसी तरह से इसमें सीधी सीधी सी बात है कि हम किसी को डायरेक्ट जो है वो ट्रीट करते हैं। पर्सनिफिकेशन में
डायरेक्ट ट्रीट नहीं करते हैं, इसमें किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है जैसे कि वो सजीव हो। अंतर यही है अपोस्ट्रोफी और पर्सनिफिकेशन में, यानी इन दोनों में थोड़ा थोड़ा चीजें ओवरलैपिंग। निर्जीव ये भी है, यहाँ भी निर्जीव को भी डिस्क्राइब किया जा रहा है, यहाँ पर भी निर्जीव को, यहाँ पर है वो किसी भी रूप में होता है, यहाँ पर ऐसे आमने सामने हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपोस्ट्रोफी एंड पर्सनिफिकेशन। तो ठीक है, एनीथिंग आई हैव टू आस्क? इन दोनों चीजों में किसी कुछ पूछना तो पूछे। एपोस्ट्रोफी या पर्सनिफिकेशन में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, है ना। और साइन जो है, साइन इसमें आपका ये वाला पक्का है, ठीक है। और पर्सनिफिकेशन में आपका साइन तो फुल स्टॉप भी आता है और एपोस्ट्रोफी में कामा भी आता है, ये भी समझिए। कामा से भी पहचान, कभी कभी एपोस्ट्रोफी नहीं आता तो कामा से भी हम लोग पहचान लेंगे। सेंटेंस को पढ़ने से पता लगेगा कि दैट हैज एपोस्ट्रोफी और दैट हैज पर्सनिफिकेशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, क्योंकि कभी कभी दो चीजों में कुछ बहुत सारी चीजें ना एक दूसरे से मैच करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या है वो हमने बताया। पढ़ने से लगेगा कि कोई व्यक्ति किसी को एड्रेस कर रहा है, इसमें कोई व्यक्ति किसी निर्जीव चीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है। दिस इज द डिफरेंस। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीमोरोन एंड एंटीथेसिस। पेयर बना दिया हमने। ऑक्सीमोरोन में हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीमोरोन, OXYMORON। हिंदी में इसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब इसमें एंटोनियम्स आते हैं, ANTONYMS, एंटोनियम्स यानी उल्टे शब्द आते हैं। एंटोनियम मीन्स अपोजिट, अपोजिट वर्ड एक ही स्टेटमेंट में अपोजिट आते हैं, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना, द लाइफ इज बिटर स्वीट। स्वीट माने मीठा, बिटर माने कड़वा। जिंदगी आपका कड़वा मीठा होता है, ठीक है। तो जब एक ही सेंटेंस में एंटोनियम्स या मिलते जुलते एंटोनियम्स आते हैं तो वो ऑक्सीमोरोन होता है, इसमें वर्ड्स आते हैं। जबकि इसका दूसरा भाई है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इसमें पूरा पूरा सेंटेंस ही, पूरे सेंटेंस दो भाग होते हैं, इसमें आधा भाग जो है आपका उल्टा होगा, यानी सेंटेंस ही इसके उल्टे होते हैं, ठीक है। जैसे मेनी केम बट फ्यू सिलेक्टेड, ठीक है। मेनी केम बहुत आए लेकिन कुछ ही का ही भर्ती हुआ, कुछ ही का सिलेक्शन हुआ। तो एंटीथेसिस का मतलब होता है विरुद्ध अलंकार। विरुद्ध अलंकार, इसको हिंदी में विरुद्ध अलंकार कहते हैं। हिंदी में विरुद्ध अलंकार कहा जाता है। और जबकि एंटोनियम मतलब विलोम, है ना। ऑक्सीमोरोन का मतलब विरोधाभास। तो विरोधाभास में इसमें शब्द उल्टे आएंगे, जबकि इसमें सेंटेंस ही उल्टा आ जाएगा। जब सेंटेंस उल्टे आएंगे तो हम लोग एंटीथेसिस का जो है इसमें एंटीथेसिस को डिस्क्राइब करेंगे, और जब ऑक्सीमोरोन आएगा, ऑक्सीमोरोन होगा तो इसका मतलब शब्द आएंगे। तो जिसमें शब्द उल्टे आते हैं वो ऑक्सीमोरोन, जिसमें वाक्य उल्टे होते हैं वो एंटीथेसिस होता है। कंफर्म है? बोले, पूछना है किसी को? है एंटोनियम्स और ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एंटीथेसिस का कोई एग्जांपल, एंटीथेसिस का एग्जांपल देखा तो मेनी केम बट फ्यू सिलेक्टेड, ठीक है। योर फादर इज काइंड फॉर यू बट समटाइम्स ही बिकम्स क्रूल फॉर यू, ठीक है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए काइंड है लेकिन कभी कभी वो क्रूर हो जाते हैं। पूरा सेंटेंस उल्टा है, ठीक है। आधे में कभी कभी की बात है ना, जब चाहत होती है तब वो बड़े ही आनंदमयी होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, लेकिन कभी कभी उनका रौद्र रूप भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो जब सेंटेंस आपके उल्टे होंगे, ठीक है, तब आप एंटीथेसिस समझोगे, और जब वर्ड्स उल्टे होंगे तो वो ऑक्सीमोरोन होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू। आफ्टर दैट इसके बाद आपका आता है ओनोमेटोपोइया। तो पहले ओनोमेटोपोइया की बात करें, क्योंकि ओनोमेटोपोइया का पेयर नहीं है, ये बिल्कुल आए ओनोमेटोपोइया। दिस इज कॉल्ड ध्वनि अलंकार। ध्वनि अलंकार का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें साउंड वर्ड आता है। जब कोई वाक्य आप पढ़ो, अगर उसमें कोई आवाज आए, जैसे सेंटेंस मानो लिखें, द वाटर वाज लैपिंग, पानी छलछला रहा था। अब छलछलाहट क्या है? आवाज है। अब बोलो द डॉग इज बार्किंग, है
कुत्ता ना भौंक रहा है, हैं? बार्किंग क्या है? साउंड वर्ड है। द लायन इज रोरिंग, द लायन इज रोरिंग, ये क्या है? रोर क्या है? दहाड़ने की आवाज है। यानी व्हेन एनी सेंटेंस, व्हेन एवर एनी स्टेटमेंट बिलोंग्स टू साउंड वर्ड दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। ये तो बहुत ही आसान है, किसी भी सेंटेंस में साउंड वर्ड है, किसी का भी वर्ड है साउंड, तो दैट इज ओनोमेटोपोइया। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। ओके, तो शुड आई रफ इट? दैट इज कॉल्ड एपिग्राम। एपिग्राम, अच्छा हाइपरबोल लेफ्ट, ठीक है, हाइपरबोल छूट गया, पहले हाइपरबोल की बात कर लेते हैं। ओके, तो वी आर टॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरबोल। हाइपरबोल, अब नाम से लग रहा है कि हाइपरबोल यानी बड़ी बड़ी बोल, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोल, ठीक है, यानी फेंकने वाली प्रवृत्ति, समझ गए? जैसे गांव में जब किसी के यहाँ शादी उदी के लिए, है ना, लड़का देखने आते हैं, तो मतलब उस लड़की वाले को नाश्ता वास्ता कराने के बाद ले जाते हैं, पूरा पन्न दिखाने, पन्न मतलब गांव की खेत दिखाने ले जाते हैं। तो वहाँ बोलते हैं, वो देख रहे हैं, वो टेबल देख लो और वो बाग देख लो, वो सब अपने है, है? मतलब उसमें शर्मा जी का, वर्मा जी का जितने भी खेत बाग है सब बता दे अपने हैं, क्योंकि जानते हैं जितनी प्रॉपर्टी संपत्ति दिखाएंगे उतना दहेज बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है, सीधा सीधा वो फेंकते हैं, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। तो हाइपरबोल का मतलब होता है जब कोई स्टेटमेंट बढ़ा चढ़ा कर होता है, दैट इज कॉल्ड एम्फैटिक स्टेटमेंट। IMPHATIC, एम्फैटिक, है ना? एम्फैटिक माने जिसमें रियलिटी जरा भी ना हो, रत्ती भर ना हो, ठीक है, मतलब सच्चाई से कोसों दूर अगर स्टेटमेंट कोई होता है तो दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। यानी हाइपरबोल स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक। हाइपरबोल में वाक्य जो है एम्फैटिक बनाए जाते हैं, है ना? दैट इज नॉट रियलिटी, फार फ्रॉम द रियलिटी, इट इज फार फ्रॉम द रियलिटी, ये सच्चाई से कोसों दूर होता है। सेंटेंस जैसे होता है, शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोती है कि समुद्र भर जाता है। अब आंसू तो इतने होते नहीं किसी के पास, है ना, चम्मच गिलास लोटा थाली तो भरता नहीं, सागर कहाँ से भर जाएगा, है ना? कहा जाए तनुज जब गाना गाते हैं तो पूरा शहर झूमने लगता है, समझ जाओ। तो अगर किसी के बारे में ऐसा कुछ बोला जाए जिस पर लोगों को तनिक भी भरोसा ना हो तो दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल, ठीक है। हाइपरबोल भी इजी है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, दैट इज हाइपरबोल। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एपिग्राम। एपिग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच होता है। एपिग्राम, एपिग्राम, एपिग्राम को हिंदी में आप चुटकुला कह सकते हो, चुटकुला, या इसको उलटवासी भी कहते हैं, उलटवासी। उलटवासी का मतलब उल्टा पुल्टा कुछ बोलना, ताकि बोलने सुनने वाला बिल्कुल से भड़क जाए कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। व्हेनेवर हियरर, है ना, become very surprised or started to see you just like your mind has been outwitted, यानी सुनने वाला जब लगे और तुमको इस अंदाज में देखने लगे, है ना, कि जैसे तुम्हारा दिमाग फिर गया, तो समझ जाओ कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा है? एपिग्राम, एपिग्राम, ठीक है। तो एपिग्राम में क्या होता है, जैसे अगर कोई है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, बच्चा जो आदमी का बाप होता है। अगला कहेगा क्या बोल रहे हो यार, बच्चा आदमी का बाप हो जाएगा तो बाप किसका बाप होगा, है ना। तो ये क्या है, ये लिटरेरी मटेरियल्स हैं, इसके अंदर भाव छुपा होता है। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, अब चाइल्ड इसलिए मैन का बाप होता है। जब छोटा बच्चा होता है वो बाप से कहता नहीं पापा घोड़ा बनो, तो पापा को घोड़ा बनना चाहता है। अटेंशन हियर प्लीज। जब वो अपने पिताजी से किसी भी अंदाज में, वो किसी भी फॉर्म में उनको फॉर्म दे सकता है, इसलिए बच्चे को जो है मनुष्य का बाप कहा जा रहा है, ठीक है। कबीर दास ने एपिग्राम का इस्तेमाल किया है, कबीर दास ने हिंदी में लिखा है ना, कबीर दास ने हिंदी में लिखा है। उनकी रचनाओं को जब पढ़ करके अगला बिल्कुल से स्ट्रेंज हो जाता है ना। आपने सुना होगा कबीर दास की उल्टी वाणी, है ना, बरसे कंबल भीगे पानी, बरसे कंबल मतलब सीधे शब्दों में देखा जाए तो कह रहे हैं कि कंबल बरसता है, पानी भीग रहा है, जबकि उसका अर्थ उसके अंतर्भाव में छुपा हुआ है, ठीक है। कबीरदास ने हिंदी में लिखा है, एक अचंभा देखा रे भाई, सिन्हा ठाड़ चरावे गाई, पहले पूत पीछे भय माई। मतलब कह रहे एक अचंभा मैंने ऐसा देखा भाई, सिन्हा माने शेर खड़ा है,
गाय को चरा रहा। अगला कहेगा पागल हो गए हो क्या, शेर गाय को चराएगा, खा जाएगा अपने डिनर के रूप में। और तब तो और आपको बड़ा आश्चर्य होता है ना, जब कबीरदास ने लिखा है एक अचंबा देकर भाई सिन्हा ठाट चरावे गाई, पहले पूत पीछे भय माई। यानी पुत माने पुत्र पहले पैदा हुआ, अम्मा बाद में पैदा हुई। आप कहोगे सीधे कबीर पागल हो गया है, कि कबीर बिल्कुल नहीं पागल हुए हैं, पागल आप हुए हो, क्योंकि उनके भाव को समझना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वो उसके अंदर उसका अर्थ छिपा होता है। तो जब इस तरह का स्टेटमेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड एपिग्राम। मतलब वो स्टेटमेंट जिसको सुनने से हियरर यानी सुनने वाला बिल्कुल दंग रह जाता है, तुरंत उसको रिस्पांस करता है, तो दैट इज कॉल्ड एपिग्राम, है ना। उलटवासी द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, इस तरह के इंस्ट्रक्शन इसमें आते हैं, तो आपका एपिग्राम होता है। एपिग्राम के बाद आपका आता है आयरोनी। आयरोनी IRONY आयरोनी माने व्यंग अलंकार होता है। जरा सुनिए इसके बारे में, बहुत ही मजेदार है। आयरोनी माने व्यंग, है ना। व्यंग का मतलब होता है जब भी इंसान कुछ बोलता है ना, whenever a person or a persona speaks for someone and his words are upper while the meaning of it concealed into it, जबकि शब्द बिल्कुल सामान्य होते हैं लेकिन उसका अर्थ उसके अंदर छुपा होता है। ठीक है, एक बार पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे ने कहा गर्मी क्या हो रही सर, इसमें लगाइए कूल एसी वगैरह लगा दीजिए, क्या ऐसा पंखा उंखा से काम चला रहे हैं। तो एक पीछे बैठा था थोड़ा सा दबंग किस्म का था, उसने कहा बाप मर गए अंधेरे में लौंडा पावर हाउस में। अब बाप मर गए अंधेरे में लौंडा पावर हाउस में दिसवाजा व्यंग, ये कमेंट था, है ना, कि मतलब क्या है, खानदान तो पूरा पंखे में भी नहीं जाओ, एसी की मांग कर रहे हैं। तो जो शब्द इस्तेमाल किया उसमें कोई गंदा शब्द नहीं था, लेकिन उसका भाव क्या था, वो अंदर में छुपा हुआ था। ठीक है, सीता जी के पास जब रावण पहली बार जाता है ना, कहता है मेरी दुल्हन बन जाओ, उस बनवासी में क्या रखा हुआ है, तो सीता जी ने तिनका उड़ा के उसको दिखाया था, तिनका कि तेरी औकात तिनके से ज्यादा नहीं है। तो दिस वाज अ व्यंग, ये एक व्यंग था, क्योंकि अगर शब्दों से बोला जाता तो शायद इतना प्रभावी ना होता। तो इस तरह से अगर हम इस तरह के वर्बल से या फिर ओलर से या किसी भी सिंबॉलिक वे से अगर किसी को, है ना, किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज द आयरोनी, उसको व्यंग अलंकार कहा जाता है। शब्दों में नहीं बल्कि शब्दों के अंदर इसका अर्थ छुपा होता है, तो दैट इज कॉल्ड आयरोनी यानी व्यंग अलंकार। वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने आयरोनी की बात करी, हम बात करें पन की। पन एक ऐसा फिगर आप इसमें, इसको हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं। हिंदी वाली मैडम ने पढ़ा होगा श्लेष अलंकार, है ना। अच्छा, आयरोनी के एग्जाम्पल में आप व्यंग में आप लिख सकते हो, व्यंग में लिख सकते हो कि whenever Ravana comes before, है ना, सीता, then सीता showed him a straw, straw माने तिनका होता है। ठीक है, टू एग्जिस्ट या टू रिमाइंड हिज कैपेसिटी एंड कैलेबर, है ना, तो दैट इज हियर आयरोनी। ठीक है, तो व्यंग एक ऐसा अलंकार होता है कि जिसमें जो बोलने वाला होता है वो बहुत ही साफ शब्दों का इस्तेमाल करता है, बहुत ही नपित वाले शब्दों का इस्तेमाल, लेकिन उसका जो अंदर से भाव होता है वो बहुत ही गंदा होता है। ठीक है, या होता है। ठीक है, जैसे आप किसी बड़े आदमी को, बुजुर्ग को अगर आप सलाह देंगे तो क्या कहेगा वो, ओके यू आर सो विटी पर्सन। अगर वो बोलता है यू आर ओवर विटी पर्सन, इसका मतलब वो कह रहा है तुम बहुत बड़े वाले गधे हो। ठीक है, ये होता है ना। जैसे छोटा बच्चा कोई अगर बड़े को कोई सलाह देता है तो कहता है हाँ तुम बहुत ही तीरंदाज हो, तुम बहुत बड़े वाले तीरंदाज हो, है ना, तुम बहुत बड़े काबिल हो, ठीक है ना, हाँ तुम बहुत बड़े काबिल हो। अगर कोई तुम्हें यूं बोला हाँ तुम बहुत बड़े काबिल हो, यस यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो वो उसके बोलने की उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, दैट इज द आयरोनी। समझ गए? हम बात कर रहे हैं पन, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब चिपका हुआ, जब एक ही शब्दों में कई अर्थ होता है। ठीक है, जैसे कृष्ण, है ना, कृष्ण में क्या होता है, कृष्ण माने कृष्ण भगवान भी होते हैं, कृष्ण माने काला भी होता है। ठीक है, कृष्ण माने पाप भी होता है। ठीक है, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में लिव है, लिव को जीना भी कहते हैं, और इसी को जब टीवी पर आता है, टीवी तो लाइव पढ़ते हैं, स्पेलिंग वही है ना, बट दिस इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सेंटेंस जैसे आता है लाइफ इज अ वैल्यूएबल थिंग, वैल्यूएबल थिंग, जिंदगी एक बड़ी बहुमूल्य चीज है। दिस डिपेंड
दिस डिपेंड्स DEPEND डिपेंड्स ऑन लिवर, ये जीने वाले के ऊपर निर्भर करती है ना। तो जिंदगी लाइफ यही है, लेकिन क्या है, जीवन निर्भर करता है जीने वाले पर, यही जीवन है, सबको यही मिला है। बट कोई बहुत रंग से जी रहा है, कोई एवरेज में जी रहा है, कोई बहुत दुख से जी रहा है ना, और कोई बहुत ही कष्ट में जी रहा। तो दिस इज द लाइफ। तो लाइफ इज अ वैल्यूएबल थिंग, दिस डिपेंड ऑन लेबर, ठीक है। तो लाइफ की तुलना की गई है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन क्या है, ये आपके जीने पर निर्भर करती है। तो जब एक शब्द को है ना कई रूपों में, सिचुएशन के हिसाब से वो कई रूपों में डिस्क्राइब किया जाता है, दैट इज पान्या, दैट इज द सलिश अलंकार हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद है मेटोनमी। मेटोनमी में देखिए METONYME, इसको हिंदी में गुणक अलंकार कहते हैं। गुणक अलंकार ये आपके लिए थोड़ा सा आउटडेटेड है, कम पूछा जाता है, लेकिन आपको जानना चाहिए। और यहाँ पढ़ रहे हैं तो कभी लाइफ में आएगा तो आप समझ जाओगे गुणक अलंकार का है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, मेटोमी है। तो मेटोनमी अलंकार में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पेयर बनता है। जैसे द क्लास फॉर स्टूडेंट्स, क्लास फॉर नॉट लेबर, क्लास फॉर नॉट कस्टमर्स, क्लास फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। हस्बैंड फॉर वाइफ, ठीक है। क्राउन फॉर किंग, मतलब किसके साथ में किसका सुटेबल पेयर बनता है उसी को गुणक या मेटोनमी कहा जाता है ना। ये सेंटेंस आता है द क्राउन फॉर किंग, ठीक है, द हस्बैंड फॉर वाइफ, ठीक है। क्लास फॉर स्टूडेंट, समझ गए। जब व्हेन एवर वी मैचेज द पेयर्स, दैट इज कॉल्ड द मेटोनमी। इसके बाद आपका मेटोनमी हो गया। फिर है आपका सिनग्ड। सिनग्ड माने उपलक्ष्य अलंकार होता है, बहुत बढ़िया। देखिए जरा इसको, SYNE, ये आपको भूलेगा इसलिए बहुत अच्छी तरह से याद कर लो। SYN स्पेलिंग भी थोड़ी डिफिकल्ट है, OCHE, इसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा डिफिकल्ट है। सिनग्ड का है ना आधा, सिनग्ड। सिनग्ड हिंदी में होता है उपलक्ष्य अलंकार। उपलक्ष्य कहते नहीं कि ये फलाने के बर्थडे को उपलक्ष्य में, तो उपलक्ष्य अलंकार का मतलब होता है यानी काम इसमें कोई करता, नाम किसी का होता है, ठीक है। काम कोई करता है, ये कौन है, नैमिष। नैमिष की शादी हो जाएगी, इनके यहाँ जब लड़का होगा तो मोहल्ले वाले कहेंगे नैमिष के लड़का हुआ है। लड़का किसके हुआ है, इसकी बीबी को, नाम इसका हो रहा है। तो क्या होता है, काम कोई करता, नाम किसी को होता है। बताते हैं इंडिया जीत गई, इंडिया जीतती है क्या, इंडिया के प्लेयर जीतते हैं, ठीक है। कॉलेज में स्कूल में कुछ हो जाता है तो कहेंगे स्कूल जिम्मेदार होगा। स्कूल तो बिल्डिंग है, वो कहाँ जिम्मेदार हो, जिम्मेदार होगा MD, जिम्मेदार होगा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद फिर टीचर, मतलब नाम होगा क्या होता है। नाम जब आप टॉप करते हो ना तो कहते हो हाँ सिद्धार्थ का जो है बच्चा टॉप कर गया, सिद्धार्थ का बच्चा टॉप कर गया, नहीं कहेंगे फलाने का, मतलब फलाने का नाम नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हारा नाम नहीं आएगा, मतलब यू वर नोन बाय द नेम ऑफ द ए प्रिंसिपल पर्सन, है ना, मेन पर्सन, चीफ इंस्टीट्यूशन का नाम होगा या उस चीफ का होता है। तो उसी तरह से होता है कि काम किसी ने, अब ठीक है, वाइफ ने 9 महीने बच्चे को रखा, नाम किसका होता है, पति का नाम होता है, ठीक है। तो इस तरह का, ठीक है। और खेलते प्लेयर है, नाम किसका होता है, जैसे लगता है इंडिया ओन मैच, इंडिया ओन मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट पाक। तो भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत गया, तो भारत जीत गया, भारत नहीं जीतता, भारत देश है, यहाँ के प्लेयर, नाम काम किसी और ने किया, नाम देश का हो रहा है, नाम किसी का हो रहा है, तो दैट इज द सिनग्ड, है ना। होप दैट यू विल बी लर्न दिस इज द स्पेशल फिगर ऑफ स्पीच, है ना। लोग इसको बुक में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कोई बताएगा नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो नैमिष वाला है, ठीक है, ये इससे बड़ा एग्जाम्पल तो कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आफ्टर दैट आपका है सिनड के बाद है ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए ट्रांसफर्ड, TRANSFERRE, ट्रांसफर्ड एपिथेट, EPITHET। ट्रांसफर्ड माने होता है स्थानांतरित, कहते नहीं ट्रांसफर हो गया, उसी बनाएगा स्थानांतरित। एपिथेट माने अलंकरण, है ना, मतलब स्थानांतरित अलंकरण, यानी अच्छाई या बुराई, खासकर कमी,
जब हम किसी दूसरे के कंधे पर डाल देते हैं, है ना। जैसे कभी कभी इंसान जो होता है सामने नहीं आता, अपनी बात किसी दूसरे के माध्यम से कहला देता है ना। जब आपको कोई ऐसी कोई पर्सनल राय लेनी होती है तो कहते हुए मेरा एक दोस्त है ना, उसको ये वाली प्रॉब्लम है, उसे क्या करना चाहिए। सबका समस्या आपकी होती है, लेकिन आप अपने आप को सामने नहीं लाते हो, ठीक है। वो ऐसे मामले में फंस गया है उसके साथ में, अब वो क्या करे, आप सलाह दे दो। मेरा फ्रेंड है, मुझे नहीं, मतलब मेरा नहीं है, जबकि होता उन्हीं का है। तो जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो क्या होता है, वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। मतलब क्या करते हो आप, अपनी अच्छाई बुराई को, अच्छाई तो आप ना लेकिन बुराई होगी तो आप उसको दूसरे के नाम पर कर दोगे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एपिथेट होता है। जैसे अगर रात आपकी ही पास्ड, सेंटेंस आ गया ऐसे, ही पास्ड स्लीपलेस नाइट, उसने एक बेचैन रात गुजारी। बेचैन, बेचैन खुद था, बेचैन खुद था उसकी याद में, है ना। रात कटी नहीं, इसलिए आरोप किस पर लगा रहा, रात ही बेचैन थी, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं था, ठीक है। द फार्मर, एक पोयम है थॉमस ग्रे की, उन्होंने लिखा द फार्मर प्लाउज, द फार्मर होमवर्ड्स लिखा, होमवर्ड्स, होमवर्ड्स लीड्स अ वेरी वे। देखिए थॉमस ग्रे की एक कविता है ना, एनर्जी रिटर्न ए कंट्री चर्चयार्ड, उसमें उन्होंने लिखा था फार्मर होमवर्ड्स, किसान जो है घर की ओर लीड्स जाता है, किसान घर की ओर जाता है, वेरी वे, थके हुए रास्ते से। रास्ता थोड़ी थकता है, थका है किसान, है ना। यानी अपनी कमी, अपनी परेशानी को अपने ऊपर कोई नहीं लेना चाहता, दूसरे के ऊपर डाल देता है। तो वेन एवर एनी स्टेटमेंट, वेन एवर एनी वर्स इज created by the use of such type of device that is called transferred epithet। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं आपका लिटोटेस। लिटोटेस का मतलब होता है शैल अलंकार। देखिए लिटोटेस आपका आ रहा है, स्पेलिंग देखिए, लिटोटेस, हिंदी में इसको शैल अलंकार कहेंगे। शैल माने पत्थर होता है, शैल अलंकार। देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बताने जा रहे हैं। लिटोटेस शैल अलंकार, ठीक है। जब बेटी की शादी करनी होती, ठीक है, जब बेटी की शादी करनी होती है तो बेटी का बाप लड़के वालों के जाता है, कहता साहब अरे आप तो भगवान ने आपको सब कुछ आपको दिया हुआ है, हम तो आपके आगे नाचीज हैं, हम तो आपके आगे नाचीज हैं, ठीक है। ये होता है, मतलब नाचीज का मतलब हम किसी लायक नहीं आपके, ठीक है। मतलब इसका मतलब सामने वाला करे आप नाचीज का, आप तो नायाब हैं, ठीक है। कभी कभी देखा होगा आपने, एक बच्चा जो बहुत पढ़ के आया होता है दूसरे के सामने कहेगा, है ना, आज तो भैया सब पढ़ के आए होगे, तुम सारा तैयार होगा, आज पूरा 100% मार्क्स ले आओगे। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि वो शैल अलंकार अपने लिए कहता है यार मेरे को तो कुछ आता है नहीं, मैं कुछ नहीं पढ़ पाया, जबकि वो खूब पढ़ा है ना। वो अपने आप को कठोर बोलता है ताकि अगला उसकी खुद की प्रशंसा कर दे, अरे यार तुम क्या होता है, ठीक है। जब किसी आप बड़े आदमी के घर जाते हो तो अपने खूबसूरत ड्राइंग रूम में आपको बैठाता है और बढ़िया बढ़िया नाश्ता लाके परोसता, कहता है ये हमारी कुटिया में, हमारी झोपड़ी में आपका, है ना, इज्जत है, सम्मान है, स्वागत है ना। तो कहेगा जब ये झोपड़ा है तो हमारा झोपड़ा क्या होगा, ठीक है। मतलब वो ये चाहता है कि आप खुद अपने मुंह से उसकी प्रशंसा कर दो, ठीक है। मतलब वो चाहता ही है कि आप उसकी प्रशंसा करो। तो व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्रिएशन इज डन दैट इज कॉल्ड, है ना, वो आपका लिटोटेस होता है, ठीक है। आप खुद ही उसकी प्रशंसा कर देते हो। जब बोलता है आदमी कि आई एम नथिंग बट अ मीन पर्सन, मैं कुछ नहीं बल्कि मैं तो बहुत ही घटिया आदमी हूँ। तो अगर इस तरह से कोई बात करता है तो सामने वाला कहता है अरे नहीं यार आप जो है ऐसे हो ही नहीं सकते, आप तो बड़े महान हैं। ये इसका उद्देश्य ही होता
इसका उद्देश्य ही होता है कि आप उसको डिस्क्राइब कर दो, आप उसको ऊंचाई पर चढ़ा दो, वो यही चाहने के लिए इसने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो जब इस तरह का डिस्क्रिप्शन होता है तो वो लिटोटेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इंट्रोगेशन, ये बहुत ईजी है। इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच, INTERROGATION। इंट्रोगेशन माने होता है प्रश्नवाचक अलंकार, यानी प्रश्न है ना, प्रश्नवाच्य अलंकार। देखिए कभी कभी सेंटेंस लिखा होता है, मान लो आप लखनऊ में रहते हो, ठीक है, लखनऊ में रहते हो, तो अगर आपसे कोई कहे कि आर यू नॉट लखनवी, क्या तुम लखनवी नहीं हो, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि तुम लखनवी हो। मतलब वो क्वेश्चन रखेगा, क्वेश्चन करेगा, लेकिन अर्थ आपका क्या जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। मतलब सामने लड़का है, कहेगा क्या तुम एक स्ट्रांग लड़के नहीं हो, तो तुम को देखोगे हाँ मैं बहुत बड़ा स्ट्रांग लड़का हूं, ठीक है। यानी जब कोई यानी पॉजिटिव भाव में व्यक्त करना चाहता है तो जो है वो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसमें बोलने वाला तो प्रश्न करता है लेकिन जवाब उसका पॉजिटिव निकलता है, ठीक है ना। क्या लखनऊ एक सुंदर शहर नहीं है? अगर कोई यूं कहता क्या लखनऊ एक सुंदर शहर नहीं है, इसका मतलब क्या निकल रहा कि है, ठीक है। क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो? जाते हो, ठीक है। तो whenever anybody puts any question, the meaning of this sentence become positive, affirmative, then this is called interrogation। तो इंट्रोगेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बट उसका अर्थ पॉजिटिव निकलता है ना। दैट इज द इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच। एंड आफ्टर दैट इसके बाद है आपका एक्सक्लेमेशन। देख लिए बहुत थोड़ा सा रह गया है। एक्सक्लेमेशन, EXCLAMATION। एक्सक्लेमेशन को हिंदी में आप विस्मय बोधक अलंकार कहते हो। विस्मय बोधक अलंकार है ना। जब आप लड़के चिचोरी जो लड़के होते हैं सड़क पे खड़े होते हैं, जब कोई सुंदर सी जा रही होती है तो बोलते हैं अबे देख कितनी सुंदर जा रही है ना। हाँ, और इसमें एक शब्द इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगा ऐसे क्लास में, तो बोलते हैं ना कि व्हाट आ, लिख दे रहा हूँ, व्हाट आ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। कितनी सुंदर लड़की वो। जब आप बहुत ऊंची बिल्डिंग देखते हो कहते हो देख कितनी ऊंची बिल्डिंग है, तो बोलते हो हाउ हाई बिल्डिंग इट इज। तो इस तरह में जब एक्सक्लेम करते हो तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। कि भाई किसी क्या जाते हो, उसने अच्छा व्यंजन आपको परोसा और खाए तो आपको मजा आ जाता, तो बोलते हो व्हाट अ डिलीशियस फूड इट इज। जब आप व्हाट हाउ का एक्सक्लेम करते हो, बहुत सुंदर नृत्य कर रही हैं, तो आप बोलते हो हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। तो जब आपका एक्सक्लेमेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन आपको निकल आता है तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन के बाद आपका सबसे खास तो कंटिन्यू अगेन। क्लाइमेक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम लोग है ना नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे सीढ़ी पर अगर छत पे चढ़ना है तो हम लोग कूद के नहीं चढ़ेंगे, क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, है ना। जब आपके यहाँ कोई आता है रिश्तेदारी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे गर्मी में बहुत है तो आप पानी पहले देते हो उसको, उसके बाद फिर मिठाई ला के देते हो, फिर उसके बाद चाय नाश्ता, उसके बाद फिर भोजन, है ना। इस तरह से फिर मसाला वगैरह पान वगैरह, है ना। तो लाइक दिस। तो व्हेनेवर वी डू ट्रीटमेंट ऑफ एनीवन, है ना, बाई डाउन टू अप। जब लोग डाउन टू अप चलते हैं दैट इज क्लाइमैक्स, ठीक है। इसलिए हमने देखिए क्रम से चला है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर और बड़ा फिर और, तो वही पर जा अपिंग सिचुएशन कम दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स, ठीक है। आप किसी की प्रशंसा करते हो, कोई टीचर होता है ये सब उठाता है, कहता है हाँ, उसके बाद कहता है बाल और इसका सही कर देता है, काला और सही कर देता है, कहता है हाँ बहुत अच्छे हो तुम, है ना, यू आर डूइंग वेल, यू विल बी अ जीनियस पर्सन। तो ये कि आखिरी में उसने छोटा छोटा करके फिर आखिरी में बता दिया कि यू आर जीनियस पर्सन। लेकिन है ना, तो उसी तरह से इसका उल्टा होता है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है जब आता है तो आप पहले सबसे पहले उसका बड़ा सम्मान कर देते हो, बड़ा सम्मान कर आया, कुछ को बढ़िया खिला दिया और जाते वक्त उसको ऐसा कुछ सुना दिया कि उसका मुंह बन गया, तो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स।